एवलांचे में ऑलमोस्ट -20 वोल्ट, -30 वोल्ट, -40 वोल्ट इतना हम देते हैं। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज कम दे रहे हैं और डोपिंग इंक्रीज कर रहे हैं तो वी विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और ये होता क्यों है? दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि जंक्शन के पास है, हमारे जंक्शन के पास, दैट कैन डिस्टर्ब द बॉन्डिंग फोर्सेस विद इन द एटम एंड जनरेट कैरियर्स। ओके, now although Zener breakdown mechanism is a significant contributor only at lower level of VBV, this sharp change in characteristics at any level is called the Zener region. And diodes employing the unique portion of this characteristics of a PN junction diode is called Zener diode, है ना? तो जिस डायोड को हम ओनली इस यूज के लिए करते हैं कि वो ओनली ब्रेकडाउन रीजन में ही काम करे, है ना, जिससे कि हमें कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि उसका एक प्रॉपर्टी ये है कि जैसे आपने यहाँ पे देखा कि अगर हम इस किसी डायोड को ओनली इस रीजन में काम करा सकें तो आपको आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट जो हमारा, अगर हम यहाँ से यहाँ का रीजन ले, ठीक है, ये करंट है, इस रीजन में करंट जो है इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वोल्टेज ऑलमोस्ट फिक्स है ना, ये वोल्टेज जो है ऑलमोस्ट फिक्स है, ये स्ट्रेट लाइन है ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे करंट जो है आई मीन, और ये मान लो कि ये हमारा आई मैक्स है। तो अगर हम किसी डायोड को ओनली इस रीजन में रखें, मतलब हमारा जो करंट है वो आई मीन टू आई मैक्स ही फ्लो हो, ठीक है, तो हमें आउटपुट में एक कांस्टेंट वोल्टेज मिल सकता है। यहाँ से आप देख रहे हो इस चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी डायोड को, डायोड के में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको अगर हम इस रेंज में रख पाए, आई मीन टू आई मैक्स के रेंज में हम अगर रख पाए, तो हमें जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट मिलेगा। और इसी का यूज यूज करते हैं हम रेक्टिफायर्स में, या फिर रेक्टिफायर्स नहीं, इसका यूज करते हैं हम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, जहाँ पे हमें वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है। मतलब कि हमें एक फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज चाहिए, अगर इनपुट में कुछ फ्लक्चुएशन आ भी रहा है तो भी, मतलब कि इनपुट में अगर करंट थोड़ा चेंज भी हो रहा है, लेकिन वो चेंज जो है इट शुड बी विद इन दिस रेंज ओनली। अगर इस रेंज में ही चेंज हो रहा है तो हमें आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड मिलेगा। ठीक है, तो इसी का हम यूज करते हैं पावर सप्लाई बनाने में, कि पावर सप्लाई में जब हमें एक फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज चाहिए होता है, जहाँ पे हमें मान लो कि हमें फिक्स्ड 5 वोल्ट का वोल्टेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक जेनर डायोड हम यूज करेंगे रिवर्स बायस में, जिससे कि हमें आउटपुट पे एक फिक्स्ड 5 वोल्ट का सप्लाई मिले हमें, है ना। अब जीरो डायोड जो है इट कैन हैव डिफरेंट रेटिंग्स आउटपुट वोल्टेज, 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, जो भी हम यूज करना चाहें वो हमें मार्केट से लेना होगा। तो समझ में आया ये चीज आप लोगों को कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है जनरल डायोड का? वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। इट इज बेसिकली यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन, जहां भी हमें वोल्टेज को रेगुलेट करना है, हमें वोल्टेज को चेंज नहीं करना है, हमें वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए, तो वहां पे हम ये यूज करते हैं। ओके, नाउ अब ब्रेकडाउन रीजन में जो है और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें लर्न करना होगा। ठीक है, कि अगर हमें डायोड को यूज करना है रिवर्स बायस में, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो उसका पीक इन्वर्स वोल्टेज है वहां से वो कम रहे। ठीक है, अगर वो उसको क्रॉस करेगा तो क्या होगा, हमारा डायोड जो है वो जल सकता है। ओके, तो वही मैंने लिखा हुआ है कि हर एक डायोड का एक मैक्सिमम रिवर्स बायस पोटेंशियल होता है, जो कि हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, और उसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, या फिर उसको बोलते हैं पीआईवी रेटिंग बोलते हैं उसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पीआईवी रेटिंग, पीक इनवर्स वोल्टेज, मतलब कि एक डायोड जो है वो कितना रिवर्स वोल्टेज दे सकता है, कितना पीक का रिवर्स वोल्टेज ले सकता है, उसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। उसके ज्यादा अगर देंगे तो हमारा डायोड जो है जल सकता है। ठीक है, तो कितना हम पीक इनवर्स वोल्टेज दे सकते हैं जिसको कि वो डायोड विथस्टैंड कर सकता है, मतलब जो उसको डायोड जो है उसको समझ लो कि उस रेंज में अगर हम यूज करें तो डायोड नॉर्मली वर्क कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करें सिलिकॉन जर्मेनियम का, तो जो सिलिकॉन का होता है पीक इनवर्स वोल्टेज वो हायर होता है एज कंपेयर टू जर्मेनियम, दैट मीन्स सिलिकॉन कैन विथस्टैंड हायर वोल्टेज। अब अगर बात करें गैलियम आर्सेनाइड का, तो इसका हाईएस्ट होता है,
लेकिन गैलियम आर्सेनाइड हम जनरल पर्पज के लिए यूज नहीं करते हैं, ये हम स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि सिलिकॉन का हम यूज ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन में जो है वो पीआईवी रेटिंग एज कम्पेयर टू जर्मेनियम ज्यादा होता है। दैट मीन्स कि सिलिकॉन जो है ज्यादा रिवर्स वोल्टेज जो है वो विथस्टैंड कर सकता है। ओके, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे ब्रेकडाउन के लिए। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट किसी को? ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम तीनों का हम एनालाइज करें कि तीनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो अगर हम बात करें वोल्टेज एंड करंट कर्व का, आउटपुट कर्व का, इसमें कि ये वीडी है और ये आईडी है। वीडी जो है हमें डायोड वोल्टेज अप्लाई किया है वो, और आईडी जो करंट हमें मिल रहा है वो। तो वी कैन सी कि अगर हम बात करें फॉरवर्ड बायस का, दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड केस है ये फॉरवर्ड बायस केस है। तो इसमें यू कैन सी कि जर्मेनियम का जो नी वोल्टेज है वो होता है 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन का नी वोल्ट जो होता है वो होता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम गैलियम आर्सेनाइड का होता है ऑलमोस्ट 1.2 वोल्ट। ठीक है, और अगर हम बात करें रिवर्स बायस का केस, ये रिवर्स बायस है। दिस इज रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में देख सकते हैं हम कि जो गैलियम आर्सेनाइड है इसका सबसे ज्यादा होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, है ना, जहाँ पे हो रहा है ब्रेकडाउन, सबसे ज्यादा गैलियम आर्सेनाइड का है, उसके बाद सिलिकॉन का है, और उसके बाद हमारा जर्मेनियम का है। ठीक है, वी कैन सी है। एक और चीज जो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो हमारा लीकेज करंट है, दिस इज लीकेज करंट, ये जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है ना, दिस दिस करंट इज बेसिकली लीकेज करंट। तो ये लीकेज करंट है, ये जर्मेनियम का है, सॉरी ये गैलियम आर्सेनाइड का है, ये हमारा सिलिकॉन का है, और ये हमारा जर्मेनियम का है। तो यू कैन सी कि जर्मेनियम का लीकेज करंट सबसे ज्यादा है ना, ऑलमोस्ट ये पिको एम्पियर में है और ये माइक्रो एम्पियर में। तो जर्मेनियम में सबसे ज्यादा लीकेज करंट होता है, इसी कारण हम जर्मेनियम को यूज नहीं करते हैं नॉर्मली। ठीक है, इसका कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन हैं जहां हम इसका यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मल डायोड में इसका हम यूज नहीं करते, क्योंकि लीकेज लीकेज करंट इज नॉट गुड, है ना। ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण, है ना। और हमें दिख रहा है यहाँ पे कि क्योंकि उसका नी वोल्टेज 0.3 वोल्ट है, तो 0.3 वोल्ट क्रॉस करना बहुत इजी होता है कैरियर्स के लिए, तो इसीलिए इसका जो है लीकेज करंट सबसे ज्यादा होता है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या होता है जर्मेनियम का, कि जर्मेनियम का जो मोबिलिटी है सबसे हाई होता है, यू कैन सी है, मतलब सबसे, मतलब कि सिलिकॉन से हाई होता है ना। तो जहाँ पे हमें हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज करना है डिवाइसेस को, वहाँ पे हम जर्मेनियम का यूज करते हैं, नहीं तो हम नॉर्मली सिलिकॉन का यूज करते हैं। ओके, और सबसे ज्यादा होता है मोबिलिटी गैलियम आर्सेनाइड का। तो गैलियम आर्सेनाइड का हम यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज करना है उसको, यहाँ पे जहाँ पे हमें स्पीड बहुत हाई चाहिए, तो वहाँ पे हम गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं। जहाँ पे हमें स्विचिंग स्पीड बहुत हाई चाहिए, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड का। ओके, लेकिन अगर हम देखें तो सिलिकॉन भी इसका मोबिलिटी जो है, यही इसका एक मेन डिमेरिट है, या यू कैन से कि डिसएडवांटेज है, कि सिलिकॉन का मोबिलिटी जो है वो सबसे कम होता है। ओके, लेकिन और सब प्रॉपर्टी जो है सिलिकॉन की वो सबसे अच्छी हैं। सबसे ज़्यादा मिलता है हमें ये अर्थ पे। इसका बैंड गैप जो है वो भी मतलब कि 0.7 वोल्ट है नी वोल्टेज। इसके बाद जो है इसमें लीकेज करंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। तो ये सब चीज़ों के कारण हम सिलिकॉन ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड। ओके, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, कि किसका नी वोल्टेज कितना होता है ना। जर्मेनियम का होता है 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन का होता है 0.7 वोल्ट, और गैलियम आर्सेनाइड का 1.2 वोल्ट। ओके, और मोबिलिटी जो है वो जर्मेनियम का होता है 3900 सेंटीमीटर पर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, है ना। सिलिकॉन का 1500 एंड गैलियम आर्सेनाइड का 8500। ओके,
इतना क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई डाउट किसी को? नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेचर इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो हमारे डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या क्या चेंज होगा। उसमें जो करंट है वो ज़्यादा होगा या करंट कम होगा, फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में, वो हमें एनालाइज करना है। तो यू कैन सी हेयर कि ये हमारा केस है फॉरवर्ड बायस का, दिस इज फॉरवर्ड बायस केस। ये फॉरवर्ड बायस केस है। इसमें दिख रहा है आपको यहाँ पे कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ तो एरो इस साइड दिखा हुआ है कि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 125 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमारा करंट जो है वो यू कैन से यहाँ पे दिख रहा है आपको कि नी वोल्टेज हमारा कम हो रहा है ना। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारा नी वोल्टेज बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। तो उसको अगर हम ऐसे देखें तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि सिलिकॉन डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो शिफ्ट होता है लेफ्ट के साइड में, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो। ठीक है, कितना इंक्रीज होगा? ऑलमोस्ट 2.5 मिली वोल्ट के रेट से इंक्रीज होगा पर सेंटीग्रेड डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो। ठीक है, वही बात करेगा रिवर्स बायस का। तो रिवर्स बायस में दिख रहा है आपको कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम उसको एनालाइज करें ऐसे, तो रिवर्स करंट जो है सिलिकॉन डायोड का वो डबल होता है फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। मतलब हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम राइज कर रहे हैं तो हमारा जो रिवर्स करंट है वो क्या हो रहा है, बेसिकली डबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये जो हमारा है ये हमारा एक कर्व है जो कि माइनस 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो ये देखो आप यहाँ पे इस कर्व में, और ये अगर हमने उसको चेंज कर दिया माइनस 75 से 25 कर दिया हमने, तो हमारा जो लीकेज करंट है वो भी बढ़ रहा है हमारा, है ना। लीकेज करंट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और हमारा जो करंट है वो भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर हम उसको और इंक्रीज कर दिया, हमने 125 कर दिया, तो यू कैन से कि लीकेज करंट कितना इंक्रीज हो गया, है ना। ये ऑलमोस्ट जो हमने यहाँ पे देखा था जर्मेनियम का है, वैसा कुछ कर मिल रहा है हमें यहाँ पे, है ना। ये पिको एम्पियर है, ये माइक्रो एम्पियर है। तो अगर हमने टेम्परेचर कर दिया 125 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारा लीकेज करंट कितना ज्यादा चेंज हो गया, यू कैन सी हियर, है ना। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे क्या होता है डायोड में, लेकिन ये ऑब्वियस भी है, हमने स्टार्टिंग में लर्न किया था ये चीज कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, कोबाल्ट बॉन्ड्स ब्रेक होता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी। और जितना कोबाल्ट बॉन्ड ब्रेक होगा तो उतना इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पेयर में रिलीज होगा। अगर पेयर में रिलीज हो रहा है तो क्या होगा कि उतना मैग्नेटिक कैरियर हमारा बढ़ रहा है, और जितना मैग्नेटिक कैरियर इंक्रीज होगा तो उतना ही हमारा जो लीकेज करंट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? ये समझ में आया कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या क्या होता है डायोड पे? इसमें कोई डाउट किसी को? ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब है आइडियल डायोड वर्सेस प्रैक्टिकल डायोड। अब जब हम डायोड को यूज करते हैं तो उसमें दो कंडीशन आता है कि एक तो होता है आइडियल डायोड, एक होता है प्रैक्टिकल डायोड। तो अभी तक हमने जो लर्न किया था वो था बेसिकली प्रैक्टिकल डायोड। अब अगर हम बात करें आइडियल डायोड का, तो हम ऐसा मानते हैं कि आइडियली जो है वो डायोड जो है ओनली वन डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने डायोड के पी साइड पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया है और एन साइड पे हमने निगेटिव वोल्टेज दिया। ये पी साइड है और ये एन साइड है हमारा। ठीक है, तो अगर हमने डायोड के पी साइड को पॉजिटिव दिया है
और एन साइड को नेगेटिव दिया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस का केस। ये हो गया फॉरवर्ड बायस केस। तो इसमें जो है करंट ओनली इस डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। ओके। और इसको हम मान सकते हैं कि ये जो एक स्विच है जो कि क्लोज स्विच है ना, दिस इज अ स्विच। डायोड जो है इट एक्ट्स एज अ स्विच, दैट इज अ क्लोज स्विच इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। हमने फॉरवर्ड बायस किया मतलब पी को पॉजिटिव दिया और एन को नेगेटिव दिया, तो उस केस में जो हमारा डायोड है वो एज अ क्लोज स्विच काम करता है। अब अगर हमने इसको रिवर्स कर दिया, दैट मीन्स हमने पी को नेगेटिव दिया और एन को पॉजिटिव दिया, है ना, पी को हमने नेगेटिव दिया है यहाँ पे और एन को हमने पॉजिटिव दिया है। अब इस केस में क्या होगा कि करंट जो है, हमने ये लर्न किया था कि रिवर्स करंट फ्लो करता है, लेकिन अगर हम बात करें आइडियल डायोड का, तो ये वर्क करेगा एज अ ओपन स्विच। मतलब कि इसमें आईएस जो है वो जीरो फ्लो करेगा, 0 एम्पियर। समझ में आई ये चीज कि आइडियल डायोड हम क्या मानते हैं? आइडियल डायोड हम ये मानते हैं कि डायोड जो है ओनली वन डायरेक्शन में करंट को लागू करता है, और वो भी कब, जब हमने फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया है, तो वो पी साइड टू एन साइड जो है वो उसका करंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है। अगर हमने रिवर्स बायस अप्लाई किया तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, देयर विल बी जीरो करंट फ्लो, और इट विल एक्ट एज अ ओपन स्विच। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? अब इसी को अगर हम बात करें, इसको अगर हम बात करें कि कर्व के अंदर, तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो प्रैक्टिकल डायोड था वो कुछ ऐसा था, है ना। लेकिन अगर हम बात करें आइडियल डायोड का, तो उसका कर्व जो है वो कुछ ऐसा होगा। ओके, ये हमारा प्रैक्टिकल डायोड था। प्रैक्टिकल डायोड में कुछ इस तरह कर्व मिल रहा था हमें। ये अगर हमारा वोल्टेज है और ये हमारा करंट है, तो है ना, ये 0.7 वोल्ट के आसपास में। तो ये हमारा प्रैक्टिकल डायोड का कर्व था। देखिए आइडियल डायोड का कर्व क्या होगा, कुछ इस तरह का होगा हमें, कि जैसे हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया तो ये ऑन हो गया, जैसे हमने नेगेटिव वोल्टेज दिया तो ये ऑफ हो गया। ठीक है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये चीज कि ये हमारा एक्चुअल कर्व है, प्रैक्टिकल कर्व, जो कि हमने लर्न किया था अभी, है ना, जो कि आगे जाके हमें कुछ इस तरह का मिलता है। और ये जो है हमारा है आइडियल कर्व, है ना, ये दिस इज आइडियल कर्व। जैसे हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया तो ये ऑन हो जाएगा, जैसे हमने नेगेटिव वोल्टेज दिया तो ये ऑफ हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे ये ओपन स्विच हो गया, आईएस 0 एम्पियर मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है, और ये क्लोज स्विच हो गया जिसमें कि हमारा आईडी फ्लो कर रहा है इन मिली एम्पियर। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट किसी को? ओके। अब बात करें कि अगर हम आइडियल को ये बोल रहे हैं कि ये जीरो करंट फ्लो कर रहा है, और प्रैक्टिकल को अगर हम ये बोल रहे हैं 0.7 वोल्ट फ्लो कर रहा है, ठीक है, मतलब 0.7 वोल्ट पे ये ऑन हो रहा है, तो इस दोनों को अगर मर्ज करके हमें एक, अगर हमें सर्किट बनाना हो जिसमें कि हम आइडियली उसको यूज कर रहे हैं लेकिन विथ प्रैक्टिकल नोटेशंस, ये हमारा डायोड है, इसमें हम प्रैक्टिकल जो यहाँ पे 0.7 वोल्ट है इसको भी अगर इसमें पुट करना हो हमें, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो, ये जो है हमारा बेसिकली आइडियल डायोड हो गया। ठीक है, जिसमें कि जो फॉरवर्ड बेस है तो क्लोज स्विच है, और रिवर्स बेस है तो ओपन स्विच है। इसी में अगर हमें इस 0.7 वोल्ट को ऐड करना होगा, मतलब कि हमें इसको प्रैक्टिकल बनाना है, तो क्या करेंगे, रियल डायोड है ये, अब आइडियल डायोड है और ये हमारा रियल डायोड है। अब आइडियल डायोड और रियल डायोड में डिफरेंस क्या होगा कि फॉरवर्ड बेस के केस में यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 0.7 वोल्ट मिलेगा, और रिवर्स केस में भी यहाँ पे 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ओपन है तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो दोनों में ये चेंज हो गया अब, कि अगर हमें मान लो कि ये एक रियल डायोड को शो करना है एक प्रैक्टिकल डायोड के जैसा, तो हम क्या करेंगे, एक डायोड बनाएंगे और साथ में हम दिखा देंगे कि यहाँ पे एक
0.7 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है। तो ये हमारा हो गया आइडियल डायोड। ओके, समझ में आया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया था, है ना, कि पर डिग्री सेंटीग्रेड चेंज जो अगर हम करेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट 2.5 मिली वोल्ट का जो है चेंज होता है, अगर हम इसको यूज कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस में तो, है ना। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ये चीज कि ऑलमोस्ट 2.5 मिली वोल्ट जो है पर सेंटीग्रेड डिग्री चेंज इन टेम्परेचर जो होता है, तो ये चेंज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको भी आप हमेशा याद रखना कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरह से चेंज होगा। पर डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ऑलमोस्ट -2 मिली वोल्ट जो है वो चेंज होगा। ओके, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है जीना डायोड। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डायोड। अब कल जो है सॉरी, लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था कि डायोड का एप्लीकेशन क्या होता है, इसको हम क्यों यूज करते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि उसका जो है दो एप्लीकेशन है। एक मेजर है रेक्टिफायर सर्किट, नेक्स्ट इज क्लिपर क्लैम्पर सर्किट, और एक है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर। अब ये तीनों चीज है क्या? रेक्टिफायर सर्किट मतलब क्या हो गया कि हमें सिग्नल को रेक्टिफाई करना है, मतलब कि एसी सिग्नल को हमें डीसी में चेंज करना है। ओके, तो अगर हमें एसी को डीसी में चेंज करना है, तो इसके लिए आपको पता होगा कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है जो कि एसी इन नेचर है, ठीक है, ये मान लो कि हमारा कोई सिग्नल है, दिस इज टाइम। एक्सक्यूज मी। तो ये अगर सिग्नल एसी सिग्नल है, तो इसमें डीसी कंपोनेंट कितना है, कोई बताएगा कि इसमें डीसी कंपोनेंट कितना है इस एसी सिग्नल में? व्हाट इज द डीसी कंपोनेंट? अगर हम बात करें इस सिग्नल का, ये अगर टाइम है और ये एक सिग्नल है 5 वोल्ट है ये, तो इसमें क्या है, इसमें एसी जीरो है, इसमें क्या है, एसी इज जीरो एंड डीसी इज 5। ओके, अब अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे एसी तो है, पता है हमें कि एसी सिग्नल है, मान लो कि ये साइन ओमेगा टी है, ठीक है, मान लो कि ये साइन ओमेगा टी है। तो लेकिन इसमें डीसी कितना है? डीसी जो है इसमें आप देख रहे हो कि जितना ऊपर गया है उतना ही नीचे भी आया है, फिर जितना ऊपर गया है उतना ही नीचे ही आया है, जितना ऊपर गया उतना नीचे है। तो इसमें जो डीसी कंपोनेंट है वो क्या है, अभी जीरो है, ये ऑलमोस्ट ओरिजिन पे है, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव जा रहा है और नेगेटिव आ रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका डीसी कंपोनेंट जो है वो जीरो हो गया। अब अगर हमें इस सिग्नल में हमें डीसी कंपोनेंट को इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें इसमें डीसी कंपोनेंट को इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे? मान लो कि अगर हमने कुछ ऐसा किया कि जो ये पोर्शन है हमारा, इसको हमने क्लिप कर दिया, इसको हमने हटा दिया यहां से, तो क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बस इतना बच गया।
हमारे पास बस ये पार्ट बच गया हमारे पास। अब जब ये पार्ट बच गया, तो अब इसमें ध्यान दो कि इसमें क्या हमारे पास डीसी कंपोनेंट है। अब इसमें जो हमारे पास डीसी कंपोनेंट, ये जो पहले जीरो था वो कुछ यहाँ तक आ गया होगा, क्योंकि अब ये ओनली पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव है। तो सारे पॉइंट्स का अगर हम एवरेज लेंगे तो हमें कुछ ये पॉइंट मिल सकता है। तो हमने क्या किया, जो सिग्नल एसी सिग्नल था उसमें हमने, अगर ये जो नेगेटिव साइकिल है उसको हमने अगर काट दिया, तो क्या होगा, ये हमें एक डीसी वैल्यू अब कुछ मिल रहा है। समझ में आया? तो अगर हम इस तरह का कोई सर्किट बना रहे हैं जिसमें कि जिस सर्किट के थ्रू इसको हम पास करेंगे, तो ये हमें कुछ डीसी कंपोनेंट देगा, तो उसको बोलते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर। जो फर्स्ट था हमारा, ये क्या हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको हम और डिटेल में लर्न करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, कि अगर कोई सर्किट ऐसा है जिसमें कि हम ओनली पॉजिटिव वेव्स को हम यूज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। नॉट ओनली पॉजिटिव, मान लो कि हमारा, हमने पॉजिटिव को क्लिप कर दिया और नेगेटिव को यूज कर रहे हैं ओनली, तो उसको भी बोलेंगे नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है। अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जिसमें कि ये जो नेगेटिव कर्व है ये भी यहाँ पे आ जाए, ये जो यहाँ से है ये उसका, ये इसको उल्टा कर दें हम, तो अब हमारे पास जो कर्व है ये कुछ इस तरह का बन गया हमारे पास, एक ऐसा फिर ऐसा फिर, ये कंटिन्यूअस कर्व मिल गया। अब जो हमारे पास जो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो गैप था यहाँ पे, जब यहाँ पे सिग्नल इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ फिर जीरो हो गया, फिर इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ फिर जीरो हो गया, तो अब ये जीरो नहीं हो रहा है, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा डीसी लेवल है वो और ज्यादा हो जाएगा इसमें। अगर इसका हम एवरेज निकालेंगे तो इसका जो डीसी लेवल है वो और ज्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो जहां पे हम सिग्नल को एसी को डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसको बोलते हैं फुल वेव, मतलब इसमें कोई भी वेव क्लिप नहीं हुआ है, सारे वेव्स हैं इसमें, इसलिए बोलते हैं इसको फुल वेव रेक्टिफायर। इसके दो टाइप्स हैं, एक है ट्रांसफार्मर विथ सेंटर टैप सेकेंडरी बॉन्डिंग, और एक है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है। तो इसमें जो है हम दो डायोड यूज करते हैं, और इसमें जो है हम चार डायोड यूज करते हैं। दोनों को हम एनालाइज करेंगे इन डिटेल। ठीक है। नेक्स्ट इज वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्या है, जो हमने अभी लर्न किया जीनर डायोड, तो जीनर डायोड को इसमें यूज करते हैं, जिसमें कि हम उसके इनपुट करंट को बहुत, जो हमारा आई मीन टू आई मैक्स है उस रेंज में ही वैरी करते हैं, जिससे कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें फिक्स मिले। तो वो हम, ये हमारा हो गया वोल्टेज रेगुलेटर। और इस दोनों को अगर मर्ज कर देंगे और साथ में लगा देंगे फिल्टर, तो बन जाएगा हमारा पावर सप्लाई, मतलब कि एसी टू डीसी कन्वर्टर। तो उसमें क्या होगा, रेक्टिफायर है, साथ में हम लगा देंगे एक फिल्टर, और उसके बाद लगा देंगे हम वोल्टेज रेगुलेटर। तो आउटपुट में हमें एक फिक्स्ड वोल्टेज मिलेगा, डीसी वोल्टेज। इनपुट में हम देंगे एसी वोल्टेज, और आउटपुट में मिलेगा हमें डीसी वोल्टेज। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे उसका सर्किट कैसे काम करता है उसका। देन उसके बाद है नेक्स्ट क्लीपर एंड क्लैंपर। अब क्लीपर क्लैंपर क्या हुआ, कि अगर हमारे पास एक वेव है, ठीक है, साइन वेव है, और हम चाह रहे हैं कि इसके कुछ पोर्शन को हम काट दें, जहां भी हमें काटना छांटना होगा। मान लो कि हम चाहते हैं कि इसको ऊपर से इतना काट दें और नीचे से इतना काट दें, है ना। तो जहां भी हम सिग्नल को मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब उसको सिग्नल के शेप को चेंज कर रहे हैं, है ना, जहां भी हम सिग्नल के शेप को चेंज कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम क्लिपर। वो क्लिप कर रहा है उसको, काट रहा है। ठीक है। तो उसका भी एप्लीकेशन है, डिफरेंट एप्लीकेशन हैं उसके, जो हम आगे देखेंगे। और एक है क्लैंपर। अब क्लैंपर क्या हुआ, कि हम सिग्नल के शेप को चेंज नहीं कर रहे हैं, सिग्नल का जो पोजीशन है उसको हम चेंज कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ पे सिग्नल ऐसा है, उसको हमने ऐसा कर दिया कि सिग्नल हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। हमने क्या किया इसमें, एक डीसी वोल्टेज ऐड कर दिया। ये यहाँ पे डीसी वोल्टेज कितना था, ये 0 वोल्ट था, हमने इसमें 5 वोल्ट ऐड कर दिया, है ना। तो क्या हो गया, इसका जो पोजीशन है जो यहाँ पे था पहले, ये यहाँ से शिफ्ट हो गया ऊपर चला गया।
इसके शेप में कोई चेंज नहीं आया है, देर इज नो चेंज इन शेप, लेकिन इसका जो पोजीशन है वो चेंज हुआ है। तो ये हो गया पॉजिटिव क्लैम्पर। इसी को अगर हम नीचे बना दें तो ये हो जाएगा नेगेटिव क्लैम्पर। ठीक है, जो कि इसका डीसी वैल्यू कितना है, -5 वोल्ट है। तो ये इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। समझ में आया आप लोगों को, इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, तो इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट चीजें हमने लर्न किया अभी यहाँ पे। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग कि सर ये समझ में नहीं आया मुझे, तो आई कैन रिपीट दैट टॉपिक, नो इशू। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट तो ही और सर सी एक कैन क्वेश्चन आस्क। पूछना है। हाँ हाँ, बोलो। सर जैसे सर आइडियल डायोड डायोड और सर हाँ हाँ, आइडियल बोलो बोलो। डायोड और प्रैक्टिकल डायोड में सर डिफरेंस है। तो सर हाँ आइडियल हाँ, वोल्टेज बनाना पॉसिबल है? देखो आइडियल आइडियल कुछ भी डायोड। हाँ, आइडियल जो है, हम कुछ भी पॉसिबल नहीं है, हम कुछ भी बोलते हैं ये आइडियल चीज है। तो आइडियल जो है हम इसीलिए बोलते हैं कि ये चीज पॉसिबल नहीं है ना। अगर हम बोले कि डायोड आइडियल है तो वो आइडियल पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ एरर होता ही है। एरर फ्री आज तक कुछ भी नहीं बना है। अगर हम बात करें डायोड का, तो डायोड को हम आइडियल क्यों बोल रहे हैं कि ये आइडियल है? तो आइडियल जैसा हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसका जो वर्किंग हो वो आइडियल जैसा हो। लेकिन जब हमने डायोड को बनाया, आइडियल इज ओनली थ्योरेटिकल चीज है ना, प्रैक्टिकली कुछ भी आइडियल नहीं होता है। जैसे ही प्रैक्टिकल वर्ड में हम किसी चीज को लाते हैं तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो उस पर इफेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो टेम्परेचर हो गया, वोल्टेज हो गया, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, नॉइज आ गया, तो डिफरेंट चीजें होती हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है हमें सिंपली, जहाँ पे हमें उसका फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर वो हमारे लिए उतना मैटर नहीं करता है, तो हम उसको आइडियल मान के हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट एक कैलकुलेशन पार्ट के लिए कि जब हमें अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करना होता है तो हम वहाँ पे आइडियल डायोड का यूज करते हैं। और जहाँ पे हमें एग्जैक्ट एनालिसिस करना होता है, जहाँ पे हमें एग्जैक्टली चाहिए कि अगर मिली वोल्ट में भी कुछ हो रहा है तो हमें उसको फाइंड करना है और उसको उसको हमें निकालना है, तो वहाँ पे हम बेसिकली प्रैक्टिकल डायोड का यूज करेंगे। समझ में आया अभिषेक ये क्वेश्चन का आंसर, या इसमें कोई डाउट है अभी भी? यस सर, समझ में आ गया। है ना? ओके। हाँ तेजस्वी, आप भी कुछ पूछ रहे थे। सर टेम्परेचर इंक्रीज डायोड में कैसे होता है, एक बार फिर से रिपीट करिए। टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होता है या टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, ये क्वेश्चन है आपका? सर क्या होता है? ओके हाँ ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होता है वो तो हमारे ऊपर है, हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें। हम डायोड को कहाँ पे रख रहे हैं तो उस पर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है। अब उससे क्या फर्क पड़ता है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा एक डायोड है। ठीक है, इसमें हमने डोपिंग कर रखा है, ये पी साइड है, ये हमारा एन साइड है। तो पी साइड में क्या होगा, हमारे पास होल्स हैं। ठीक है, हमने जो जो डोपिंग किया हुआ है ट्राइवैलेंट मटेरियल से। और एन साइड में क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होगा। इलेक्ट्रॉन से। है ना? ये हमने जो डोपिंग किया हुआ है पेंटावैलेंट से, वो है ये। अब लेकिन क्या हो रहा है, जब हमने टेम्परेचर, ये कब है, ये केस है जब हमारा टेम्परेचर जो है ये वो 0 डिग्री केल्विन है ना? तो इस साइड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और इस साइड में एक भी होल नहीं होगा। इस साइड में ओनली इलेक्ट्रॉन्स होगा और इस साइड में ओनली होल्स होगा। ठीक है, और हमारे पास एक यहाँ पे वी विल हैव डिप्लेशन विड्थ। डिप्लीशन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब लेकिन जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होता है, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड है और कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है बहुत ही लूजली बॉन्डेड होता है, इट इज वेरी लूजली बॉन्डेड। वो ओनली शेयरिंग से बना होता है, शेयरिंग से वो एक दूसरे से होता है अटैच्ड। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमें पता है कि इसका जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो और ये जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब बॉन्डेड हैं एक दूसरे के साथ। जैसे सिलिकॉन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड हैं। है ना? अब वो जो बॉन्डिंग है वो उतना वीक है
कि जी हमने जो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हो गया, उससे उसको एक थर्मल एनर्जी मिला, ठीक है। और वो थर्मल एनर्जी से क्या हुआ कि वो जो कोवैलेंट बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। अब यहाँ का मान लो एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा और यहाँ पे एक होल भी निकलेगा। भी निकलेगा। सेम इज ट्रू फॉर पी साइड ऑल्सो। यहाँ भी अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक होल निकलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन और होल हो रहा है जनरेट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल हो रहा है जनरेट। अब ये क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको बोलते हैं हम माइनॉरिटी कैरियर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको बोलेंगे हम माइनॉरिटी कैरियर्स। और यहाँ जो होल्स हैं उसको भी बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है। अब ये जो कैरियर्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं तो ये वर्क करता है कब, जब हम अब इसमें सप्लाई देंगे। तो जब हमने सप्लाई दिया यहाँ पे तो हम देख पा रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पे कैरियर्स इंक्रीज हो रहा है एन साइड में और पी साइड दोनों में, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, होल भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहा है, होल भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब कैरियर्स इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा कि ये जो विड्थ है ये कम होना चाहिए, है ना। तो वही यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये नॉर्मल था हमारा, ये जो हमारा कर्व है ये नॉर्मल कर्व है। नॉर्मल मतलब कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या हो गया कि ये कम वोल्टेज पे ही ये कर्व हमारे पास मिल गया। जो हमें यहाँ पे 0.7 वोल्ट में मिल रहा था ये ऑलमोस्ट 0.3 वोल्ट में मिल गया हमें। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि जो हमें 0.7 पे मिल रहा था, अगर हम इसको कर दें 0 डिग्री केल्विन कर दें तो ये और आगे बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पे ये -75 पे देखो कि ये बहुत आगे पहुंच गया कर्व। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि हमें ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करना पड़ रहा है डायोड को वर्क करवाने के लिए जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो। और जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो कम वोल्टेज पे ही वो आगे बढ़ रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। वैसे ही है रिवर्स बायस में भी, कि रिवर्स बायस में हमने यहाँ पे देखा कि जब हमारा टेम्परेचर बहुत कम है, -75 है, तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिल रहा है। लेकिन हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पे इंक्रीज हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल इंक्रीज हो गया, तो माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज हो गया। हमें पता है कि रिवर्स बायस में करंट फ्लोज ओनली ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर के कारण ही करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज हो गया तो हमें यहाँ पे इंक्रीज करंट मिल रहा है। हमने टेम्परेचर को और इंक्रीज कर दिया, 125 कर दिया, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि करंट कितना इंक्रीज हो गया। समझ में आया ये चीज। यस सर। तो रिवर्स बायस में पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है करंट डबल हो जाएगा, रिवर्स करंट। और फॉरवर्ड बायस में ऑलमोस्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने पे 2.5 मिली वोल्ट का चेंज आता है, या फिर 2 मिली वोल्ट हम जनरल कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं कि 2 मिली वोल्ट का चेंज होगा फॉर पर डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर। ओके, यस और कोई सर। डाउट किसी को, एनीवन हैविंग डाउट? तो इसको आप करेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे। ओके।